आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मैंने IMF को कह दिया है कि वो नवे जायजा इजलास के लिए आ सकते हैं। आज की जो गुफ्तगू इनकी हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो वो कब वो अपना 9th रिव्यू के लिए लोग भेजते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट $22 बिलियन हो जाएगा, हालांकि 9 महीनों में 13 बिलियन हुआ था, 13.2 बिलियन। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेना है, हिदायत भी कर दी गई है। इस मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से हकाइक को और सच को बंद करने की, ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है, गोल जो है वो सच की और हक की आवाज बने। इकोनॉमिक टर्मोइल जो है ये तभी स्टेबलाइज होगी जबकि सियासी टर्मोइल खत्म होगा तभी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप तक क्या खबरें आई हैं, ये जो बातें हो रही हैं, यहाँ जो स्टांस है इस वक्त परवेज इलाही साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के हवाले से, PTI और काफ लीग के मुज़ाकरात सीटों के सिलसिले में नाकाम हो। परवेज इलाही साहब ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और PTI की मकामी क़यादत को, कायदीन को वहाँ पर आने से रोक दिया गया कि जिस हुकूमत के अंडर वो काम कर रहे हैं, अगर उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे और इतनी ईदा दलेरी है तो उनको कौन ठुके दे रहा है। Time for Jameel Farooqi on National Debate. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नेशनल डिबेट में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, पंजाब और सिंध में सियासत काफ़ी इस वक्त गर्म चल रही है और हम ये देख रहे हैं कि मुलाकातों के सिलसिले हैं और इसके साथ साथ नंबर गेम चल रहा है। और 9 जनवरी का इजलास काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। इमरान खान की जानिब से कह दिया गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और 11 जनवरी से पहले लेना है, और अगर एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा तो हम इस्तीफ़े दे देंगे, हमारे अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ भी हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान के दरमियान कुछ इख्तलाफात के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा सबसे अहम मैटर है जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी मेज़बानी कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ इतवार को रवाना हो रहे हैं अपने मुआविनीन के साथ, अपने मुशीरों के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। अगर हम मुआशी अशाइयों की बात करें तो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त कम तरीन सतह पर हैं तारीख की, तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और बलोचिस्तान में आटे का थैला नहीं मिल रहा, 6 लाख थैलियाँ आटे की पंजाब से मंगवाई गई हैं। ये सारी सूरत हाल है, तो मुआशी तौर पर अभी इस सारी सिचुएशन का हल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोज़ेब साहिबा और सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शौकत तरीन साहब से। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि मैं डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मैं चाहूंगी कि आज के हालिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान से आगाज़ करूं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मैंने IMF को कह दिया है कि वो नवे जायजा इजलास के लिए आ सकते हैं और मैंने साफ साफ कह दिया है कि हम गरीबों पर टैक्स नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा है कि IMF हुकाम से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि IMF हमारी पोजीशन को समझता है और हमने ये साफ कह दिया गरीबों पर टैक्स नहीं लगा सकते और आप आ सकते नवे जायजा इजलास के लिए। किस तरह देख रहे हैं आप? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर IMF जो है वो इनको जो मतलब जो है कंडीशनैलिटीज़ को ज़रा थोड़ा सा नरम करे और फिर वो आके जो जो इनका जो 9th रिव्यू है वो करके इनको कुछ पैसे दे दे, क्योंकि जब इनकी स्टैंप लग जाती है तो बाकी की एजेंसीज भी पैसे देना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी उनको भी तक़वियत मिलती है इससे, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में इनके करने की बात है, ये अभी देखना पड़ेगा। फिर ये जो अभी आज की जो गुफ्तगू इनकी हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो वो कब वो अपना 9th रिव्यू के लिए लोग भेजते हैं। अगर बातचीत ही सिर्फ हो गई है और 9th और उनके लिए जो लोग हैं वो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब तो सिर्फ बातें ही हैं। सही। तो शौकत साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें जो डेडलॉक है IMF के साथ, आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? क्या ऐसी कोताहियां पहले की गई हैं जिसके बाद जाहिर है आपने देखा होगा हम फिर सारा मलबा IMF पे डाल देते हैं कि जी वो हमें मजबूर कर रहे हैं, टैक्सेस लगाए जाएं, उनकी तरफ से ये शराइत हैं, हमें मानना पड़ रही है, हमारी मजबूरी है। मैंने पहले भी ये बात की, IMF के साथ हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। ऑब्वियसली वो जो हमारे मुल्क की करंट सिचुएशन है उसको देखते ही वो हमें कहते हैं कि जी आप यहाँ मिसमैनेजमेंट है, इसको ठीक करें। कहीं ना कहीं तो हमने कोताहियां की हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। देखिए जी, मैं जब अप्रैल में आया था पिछले साल, तो IMF से $500 मिलियन हमने लिए हुए थे
और हमने उनको कहा था 700 अरब रुपए की हम टैक्स एग्जम्पशन दूर कर देंगे और तकरीबन 5 रुपए का जो हम लोग टैरिफ इंक्रीज कर देंगे बिजली का, और स्टेट बैंक की जो है वो इंडिपेंडेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो जैसे उन्होंने भेजा है वैसे अप्रूव कर देंगे। तो मैंने उनको कहा जनाब ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो आप कह रहे हैं कि जो एग्जम्पशंस हम हटाएं और टैक्स लगाएं, तो वो तो मतलब जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाता है। तो मुझे तो ब्रॉडनिंग चाहिए, आपको टैक्स चाहिए हम टैक्स देंगे, लेकिन हम और लोगों को नेट में ला के टैक्स बढ़ाएंगे, जो टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे हम। और इसके ऊपर बड़ा झगड़ा चलता रहा और मैं तकरीबन ये डिले हुआ, मई से ये डिले हुआ और जनवरी फरवरी में आके हमें फर्स्ट वीक में पैसे मिले थे, लेकिन मैं डटा रहा, मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा। और उसकी वजह से वो 700 जो है वो 350 बिलियन पे आया, और वो जो हम लोगों ने 5 रुपये करने थे वो 2.5 रुपये पे आ गए, और हमने जो है स्टेट बैंक की वो जो इंडिपेंडेंस थी उसमें से काफ़ी क्लॉजेज निकलवा दी। तो इनको जो है ये जिस वक्त ये लोग प्रेशर में आए हैं, जब हम गए तो उस वक्त इनका ख्याल था कि वो सस्पेंड हो गया, सस्पेंड कोई नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल साहब ने ऐसी कुछ आई वुड से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे दी थी कि फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट $22 बिलियन हो जाएगा, हालांकि 9 महीनों में 13 बिलियन हुआ था, 13.2 बिलियन। तो मार्केट ने कहा हो अभी तो 3 महीनों में ये 9 बिलियन और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो करें, तो वो एकदम बिदक गई मार्केट। फिर इन्होंने कहा फिजिकल डेफिसिट 6.4 ट्रिलियन पे हो जाएगा, हालांकि 9 महीने में 2.6 हुआ था। उन्होंने कहा वो हो 3 महीनों में 3.8 ट्रिलियन इन्होंने हमारे से कर्जे लेने हैं बैंकों ने कहा, तो वो बैंक भी बेदक गए। तो ये सारा कुछ खुद जब किया तो IMF ने भी कहा कि ठहर जाओ भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर इनको कहा जनाब अब अपना पूरा प्लान बना के दो और हम तुम बजट भी बना के दो, उसके बाद हम पैसे देंगे। उस वक्त उन्होंने इनके ऊपर जो कदजने लगाई, ये हमें ब्लेम करते हैं, ये हमने तो सितंबर में प्रोग्राम ही ख़त्म कर देना था, तो ये हमारे पे लगाए थे, हमारी वजह से नहीं है। उन्होंने इनको 7 रुपये 80 पैसे की बिजली का दाम बढ़ा दिए, 45% गैस बढ़ा दी, उसके बाद 850 बिलियन रुपए के जो उन्होंने बढ़ा दिए अपना ये PDL है, ये पेट्रोलियम लेवी जो है, और 750 बिलियन के उन्होंने कहा जी आप ये प्रोविंशियल जो आपके टैक्सेस होंगे वो आप करेंगे। तो ये सारा कुछ जब उन्होंने किया तो एक बहुत बड़ी कंडीशनैलिटी, एक सेकंड सुन ले मेरी आखिरी बात, और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस वक्त खुद कह रहे हैं 7% आपका फिजिकल डेफिसिट है, तो आप अगले साल इसको 4.6 पे लेके आ जाएंगे, विच मेंट के 1600 अरब रुपए के ये अपने इन्होंने एक्सपेंस कम करने थे और रेवेन्यू ऊपर करना था, वो उसमें आगे ये फंस गए। अब इन्होंने जब ये पहले 6 महीने या 5 महीनों के बीच में ये इन्होंने करना था 500 450 500 अरब के फिजिकल डेफिसिट करना था, वो 1250 का हो गया। 1250 का मतलब है कि 750 बिलियन से ये ओवरशूट कर गए हैं। तो IMF कह रहा है ये पहले तो ये भी बताओ ना ये 750 कहाँ से आएगा, और दूसरा ये 3 रेट्स किधर से आ गए आपके एक्सचेंज रेट के, आपने तो फ्लोट करना था, तो वो आप इसको ये फ्लोट करें और एक रेट बनाएं, जब मैक्सिमम 1.5 रुपए से दूसरा रेट होना चाहिए। तो ये 2 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं एज ऑफ नाउ IMF के साथ। सही। तो शौकत साहब यानी कि इनकी जो भी पॉलिसीज रही हैं उन्होंने बैकफायर ही किया। अगर हम डॉलर की सिचुएशन को देखें, डॉलर को पहले आर्टिफिशियली स्टेबल करने के लिए बिलियन ऑफ रुपीस इन्होंने खर्च किए, उसके बाद जब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर उन्होंने आपकी वाली पॉलिसी अपनाई कि उसको मार्केट पर छोड़ दिया। इसी तरह अगर हम दूसरी सूरत हाल देखें स्टेट बैंक के हवाले से, उसको आप लोगों के दौर में खुद मुख्तार बनाया जा रहा था और इन्होंने आके उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर जब बैकफायर कर दिया तो अब जनाब उसको भी छोड़ दिया गया उसके हाल पे। तो ये इनकी पॉलिसीज ये तो पहले से तजुर्बाकार थे, क्या फैसले इन्होंने सियासी बुनियादों पर किए, वजह क्या समझ आती है आपको? देखिए ये पुराने पाकिस्तान में अभी भी रह रहे हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़ को। ये अभी भी इन्होंने जो है कंट्रोल नहीं छोड़ा, करेंसी पे कहाँ कंट्रोल छोड़ा है, वो तो करेंसी खुद जो ऑटोमेटिकली जो ग्रे जो रेट होता है आपका जो हवाले का रेट है तो वो तो मार्केट डिटर्मिन करती है, वो ये लोग हुकूमत थोड़ी करती है। तो आज का जो इनका 226 का रेट है वो तो इन्होंने खुद डिटर्मिन किया हुआ है, और उसमें उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कि डॉलर ही मत दो मार्केट को,
और डॉलर जब नहीं दोगे तो जो इनफ्लो होगी आउटफ्लो उसके साथ मैच करो, कहो यार जब तक मैच होता है ठीक है, अदरवाइज एलसी नहीं खोलनी। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एलसी जो हैं वो पेंडिंग है। आपके ये जो ये हैं एयरलाइन, इनकी जो रेमिटेंसेज हैं पेंडिंग है, सी फ्रेटर्स की पेंडिंग है, उसके बाद लोगों ने जो फॉरेन कंपनी से जो प्रॉफिट्स भेजने हैं वो पेंडिंग है। तो आई वुड से कि ये चीज़ें जो करने से आपका इंटरबैंक तो एक किस्म से आपने उसको संभाल लिया, लेकिन दूसरी साइड पे जो आपका हवाले का रेट है या इनफॉर्मल रेट है वो 268 रुपये पे चला गया है। 40 रुपये का जब 266 पे है, 40 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि आपका रेमिटेंसेस जो हैं कम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो ये मज़दूर भेजते हैं या आपके वर्कर्स भेजते हैं, ये वर्कर्स रेमिटेंसेस है ना, तो ये वर्कर्स भेजते हैं अपने घर गृहस्थी के लिए। वो अगर $200 भेज रहा है महीने का, तो उसको 40 रुपये का फ़र्क है, तो वो तो 8,000 रुपया क्यों नहीं लेगा, वो बैंकों के थ्रू क्यों भेजेगा, हवाले के थ्रू। अब वो रेट जो है उसका डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। दूसरी तरफ से एक्सपोर्टर जो है वो स्प्लिट करना शुरू हो गया, उसने भी मतलब 25% 30% जो है वो हवाले के थ्रू पैसे मंगवा रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि एक तरफ से तो ये अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रही हैं क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं करने दे रही है। दूसरी तरफ से वो जो आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है, आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं। अब हमारा अंदाजा है कि तकरीबन $2 बिलियन का पिछले साल से फ़र्क है एवरी नहीं तो शौकत साहब डॉलर की लीकेजेस हैं, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, इसका कोई एक्सचेंज कंपनीज को कोई कंट्रोल करने वाला, चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। इससे पहले हमने देखा इंडस मोटर्स बंद हो गई, टेलीनॉर बंद हो गई, उसके अलावा मिल्लत ट्रैक्टर्स बंद हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर बंद हो रही हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है। और सारी सूरत हाल का जिक्र आप लोगों ने व्हाइट पेपर में किया भी है कि आगे जो महंगाई है वो मजीद बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कारोबार बंद होंगे। इसका हल क्या है? इसका हल तो एक ही है कि एक जो हम बार बार हम कहते हैं कि देखें इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो सारी इन चीज़ों को ड्राइव कर रही है। इनको जो पैसे देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त इनके पास क्या है? इन्फ्लेशन भी है प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका है कि इनके पास डॉलर्स नहीं है, इनके एक्सटर्नल अकाउंट जो है आउट ऑफ वैक है। तो डॉलर्स के लिए इनको IMF के पास जाना पड़ रहा है सारी, और इनको असल में जाना था मार्केट्स के पास। बॉन्ड्स ले जो हम जो करते थे, बॉन्ड इशू करते थे, सुकूक बॉन्ड इशू करते थे, कमर्शियल बैंक से पैसे लेते थे, वो सारा का सारा एरिया बंद हो गया। अब जो इनके दोस्त भी हैं वो भी कह रहे हैं कि यार हम सोचेंगे। तो ये अगर अच्छा इन्वेस्टर जो है वो तो वैसे ही वो भाग गया, जो आपकी FDI है वो 50% भी चली गई। तो इस वक्त ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करो 20-30 बिलियन डॉलर आ जाते हैं तो ये अलाउ कर देंगे अपना इंपोर्ट्स को अलाउ कर देंगे तो इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी तो एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद जो है कि आपका ये गैप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड एंड्स ओवर देयर। बट वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि देयर इज़ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सो एक सोल्यूशन, जो सबसे बड़ा सोल्यूशन वो ये है कि इनको इलेक्शंस करवा देने चाहिए। एक गवर्नमेंट आ जाए जो स्टेबल होगी या उसके ऊपर ट्रस्ट करेगी, एंड आई थिंक सारे मिल्क बैठ के इसका हल भी ढूंढ लेंगे हम। सही। अच्छा, अभी शौकत साहब जैसे कि आपने देखा कि सैलाब की सूरत हाल थी, सैलाब ने एग्रीकल्चर सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आ रही है। और अभी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में उन्होंने आटे की थैलियां मंगवाई हैं पंजाब से 6 लाख। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले दिनों में तो तशवीशनाक हद तक बहरान पैदा हो जाएगा, हमें खाने के लिए आटा नहीं मिलेगा। इस तरफ भी तवज्जो नहीं है। देखिए जी, किसी तरफ तवज्जो नहीं है ना, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली इस वक्त जो हैं वो डेस्परेट हुए हैं और वो जिसका मोमेंट टू मोमेंट रह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें ना कि एक तरफ से तो ये कह रहे हैं महंगाई है, और महंगाई की ये जो टमाटर जो है वो 80 रुपये का था मेरे वक्त में और आज वो 280 पे चला गया। प्याज मेरे वक्त में 44 रुपये का था, आज 230 रुपये का है। इसी तरीके ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो मैं क्या करता था, मैं हर हफ्ते 1.5 घंटा लगाता था प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाता था और देखता था डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट क्या हालात है। ये पूरे 9 महीनों में इन्होंने सिर्फ 2 मीटिंग्स की हैं प्राइस मॉनिटरिंग की,
मतलब अगर इतना ही इनको वो है अवाम का वो कि भाई हमें इनसे फ़िक्र है, तो ये प्राइस मॉनिटरिंग है, एक हफ्ते में 1.5 घंटा देना कोई क्या क्या मुश्किल काम है? ये इनकी तवज्जो ही किसी और तरफ है। तो ये जो है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह आप आटे की बात कर रहे हैं, इसी तरीके आप देखें जो एक ज़िम्मेदार होता है या मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, किसान होता है, किसान जो होता है वो एक रोटी लेता है या 2 रोटियां, उसके ऊपर 3-4 जो है वो प्याज के वो लेके उससे वो अपना पेट भर लेता है। आज प्याज जो है वो 44 रुपए का था और अब 230 का है, पहले तो वो किधर से लेगा? दूसरा, अगर रोटी जो थी, अगर अंदाज़ा करेंगे वो हम छोड़ के गए मतलब ओपन मार्केट में जो था वो 65 रुपए किलो था, वो आज 150 रुपए किलो है आटा। वो कहाँ से खाएगा यार? बिल्कुल रोटी भी तरीन नहीं साहब, मिल जो सकती, बेसिक नेसेसिटीज उसको हैं, प्याज जो भी नहीं बुनियादी मिलेगा। अशे खुरनोश हैं, हमें वो भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि अब ये सिचुएशन ये है, अगर हम इसको दोनों लिहाज से देखें, मैं ट्रस्ट की बात कर रही हूँ इंटरनेशनली, क्या हम इंटरनेशनली अपना ट्रस्ट खो चुके हैं? जिस तरह सैलाब की सूरत हाल थी, दुनिया को तो हमें इमदाद खुद से देनी चाहिए थी, कुछ मिली भी, लेकिन जिस तरह आपकी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जेनेवा में इतवार को और मियाँ साहब जा रहे हैं अपनी पूरी काबीना के साथ, वहाँ जाके हमें बात करनी पड़ेगी तामीर नौ की, सैलाब मुतासरा लोगों की, तो हमें पैसे मांगने पड़ रहे हैं, हम पे लोग उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे। यही वजह है कि IMF भी हमारे साथ ये सुलूक कर रहा है। बिल्कुल, देखें IMF वगैरह जो हैं ये ज़ाहिर है वो देखते हैं कि आप जो गिरे हुए हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा जंप करता है। बट मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि इमरान खान ने ये टेलीथॉन्स जो किए थे उसके बीच में ये तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 बिलियन का कमिटमेंट आई थी। खैर अभी उसमें से पैसे तो अभी कोई तकरीबन 4.5-5 बिलियन आए हैं, लेकिन आए हैं ना क्योंकि लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि जी हम मर गए, ये कर गया, हमें पैसे, और इन्होंने 600 मिलियन की उन्होंने IMF अपना वर्ल्ड बैंक ने अपील की, अभी तक तो पैसे इकट्ठे नहीं हुए। तो आप अंदाज़ा करें ये हालात हैं इस वक्त इनके और हमारे, मतलब ये है कि तो ट्रस्ट का फुकदान है। सही। अच्छा, अभी जैसे कि सर्दियां आपको मालूम है, गैस का भी बहरान एक शदीद परेशानी है। मैं सुन रही थी हमाद नज़र साहब को, उन्होंने बताया कि एक बेकॉक बिल है, चारों सूबों को लूप में लिया जाए, अगर उस बिल पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है तो ये तो सर्कुलर डेट को जीरो पर लाने की हैसियत रखता है, क्यों उस पर फिर अमल नहीं करवाया जा रहा? देखो, कोई चीज़ हमने जो अच्छी की है ना उसको ये नहीं करेंगे। अब मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने टैक्स के ऊपर 5 डिफरेंट इनिशिएट किए थे जब मैं आया था। पहला इनिशिएटिव था कि हमने ये जो आपकी जो नॉन फाइलर्स हैं उसका डेटा इकट्ठा किया और उसको नादरा और FBI ने आपस में मिल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने उसको वो फ्लैश आउट किया, और हमारे टोटल टैक्स पेयर पिछले साल थे मतलब 35 लाख रुपए, 4 करोड़ 30 लाख रुपए का लोगों का डेटा मैंने दे के आए उनको, 4 करोड़ 30, और अप्रैल में अगर हम होते पोर्टल पे करके हम इस वक्त 40-50 लाख कर लेते, एक पहली बात। उसके बाद हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है आपके दौर में। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी ये एक तो ये हो गया। दूसरा साइड पे कामयाब पाकिस्तान हमने शुरू किया। पहले तो IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा ये तो आप लोग क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा ये है क्या, तो उन्होंने देखा यार ये तो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और फिर जब इन मुफ्ता साहब ने भी आके देखा, उन्होंने कहा ये तो कमाल प्रोग्राम है। हुआ क्या उसके साथ? टैक्स वाले सारी चीज़ें भी रोक दी गई और ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी रोक दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। तरीन साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा, चूंकि टाइम बहुत कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आपसे सियासत पर भी बात हो जाए। जैसे कि आपने भी कहा कि सारा मामला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी मिला हुआ है, और उसका पहला जो आप लोगों का स्टेप है वो है कि आपने असेंबलीज को तहलील करना है और उसके बाद आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। आज मैं फैसल वावडा साहब का एक बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि 25 लोग तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपने को 50 लोग तैयार हैं। अब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? फैसल वाडा के ऊपर अगर आपने बिलीव करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल में आधी असम्बली आप समझेंगे कि वो हमें छुरा घोंप देगी। आप छोड़े ना, वो नॉन सीरियस आदमी हैं, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट करूँगा। अच्छा, ठीक।
चलें तरीन साहब, बहुत के कीमती वक्त का आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है, इसमें इंटरनेशनली अपने ट्रस्ट को हमें फिर से रीगेन करना पड़ेगा। दुनिया हम पे ट्रस्ट करेगी तो सॉफ्ट लोन भी मिलेंगे, हमें सब्सिडीज़ के लिए पैसा हमारे पास होगा, और इसके साथ साथ जब दुनिया ट्रस्ट करती है तो फिर चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाती हैं, इंपोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से। और ये जो एलसीज़ नहीं खुल रही हैं, IMF का जो एतमाद है वो बहाल करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब की सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी है, और अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर भी सियासी माहौल काफ़ी गर्म हुआ है और मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। आज भी आफाक अहमद की कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई है, और 9 जनवरी का जो एहतजाज है उसमें आफाक अहमद ने शिरकत की, कहा है कि वो बिल्कुल इसमें करेंगे, उन्होंने अपनी आमादगी जाहिर कर दी है। तो खैर ये सारी सूरत हाल है। तो पंजाब की सियासत पर बात करने के लिए ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं PTI की सीनियर रहनुमा हैं कमल शोज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कमल साहिबा आपकी तरफ आना। अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें खान साहब की तरफ से अहकामात हैं कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेना है। हिदायत भी कर दी गई है कि 9 जनवरी को राब्ते मुकम्मल कर लिए जाए, और अगर एतमाद का वोट ना लिया तो हम इस्तीफे भी दे सकते हैं। इस पर स्पेकुलेशन की जा रही है। एक तरफ से कहा गया है कि मखसूस जो जमातें हैं PDM की, उन्होंने फ्लोट करवाया है कुछ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कि आपस में कुछ मामलात गड़बड़ हैं परवेज़ इलाही साहब की, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का भी बयान आया ना, उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरह एतमाद का वोट लेंगे तो लेजिटिमाइज करने वाली बात है गवर्नर के अहकामात को। तो क्या सूरत हाल है, ये खबरें ऐसी गर्दिश में क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सहरिश। देखिए, खबरें तो आती इसलिए है कि सनसनाहट और जनजनाहट पैदा की जाए, और एक आजकल तो माशाल्लाह खबरें जहाँ से जनरेट होती हैं वो होती इसी काम के लिए, वो टारगेटेड खबरें होती हैं, और वो डिसइंफो लैब का काम जो है वो पाकिस्तान में भी कुछ हजरात और खवातीन करते हुए पाए जा रहे हैं। तो इस किस्म की जो सनसनी खेज और हकाइक से हट के या हकाइक को मस्क करने के लिए या मामलात खराब करने के लिए खबरें पेश की जाती हैं, उनको मैं तो रिजेक्ट करूंगी। लेकिन जो मामलात चल रहे हैं उसमें कोई सच इस तरह की प्रॉब्लम्स या मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। इस बात पे मोनिस इलाही साहब ने, परवेज इलाही साहब का पूरा PTI के जो अरकान है, PTI की लीडरशिप के साथ कंसेंसस है, और जाहिर है मिलके एक हुकूमत बनाई है और मिलके ही उसको चला सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक जो हिस्सा है वो कहे कि हम चला सकते हैं, दूसरे कह रहे हैं हम नहीं चलाएंगे। तो इसमें एक जनरल कंसेंसस है, उस पर आपको मालूम होगा कमेटी भी मौजूद है सीनियर लीडरान की दोनों साइड्स पे, जिनकी नेगोशिएशंस चल रही थी आने वाले टाइम के लिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए सेटलमेंट पे। तो इंशाल्लाह जो खान साहब ने बात की है उसी पे ही मैं उसी को ही इंडोर्स कर रही हूँ और उसी पे स्टैंड कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि हमें कोई पंजाब की हुकूमत में से बहुत कुछ निकालना है। पंजाब की हुकूमत खत्म करने का मकसद इस वक्त क्या है? बेसिकली तो खान साहब ने जो बात की थी वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आज आप देख लें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, PTI ने भी सेमिनार किया था, मैं चाहूंगी आपने सबसे ज्यादा कवर किया बोल टीवी ने, और मैं आप बोल टीवी को इस बात का क्रेडिट दूंगी कि इस मुश्किल वक्त में जब हर तरफ से हकाइक को और सच को बंद करने की, ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है, बोल जो है वो सच की और हक की आवाज बने, तो वो व्हाइट पेपर और वो पूरी कॉन्फ्रेंस जो मंगल वाले दिन की गई लाहौर में वो आपने दिखाई, उसके बाद भी आज तक भी इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी बुरी हालत हो गई है, यहाँ कारोबार बंद हो रहे हैं। 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग सुजुकी और जो इंडस मोटर्स वाले और ये सारे अपना यहाँ से कारोबार समेट के बंद करके जा रहे हैं। बिल्कुल, जो मुआशी सूरत हाल है कमल साहब बिल्कुल वो खराब है, और ये जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ। बहुत ही खतरनाक है वो ये है कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन डिले किए जा रहे हैं इसलिए कि अद्वियात नहीं मिली, यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स आपके पास इस वक्त नहीं है। LCs खोलने के तो पैसे ही मौजूद नहीं है आपके पास। मुर्गी इस वक्त 600 रुपए किलो क्यों होगी? क्योंकि फीड आप नहीं ले सक रहे। आपने प्याज और आज घी जो है उसको इसेंशियल्स में से निकाल दिया, उसकी कीमत में आज फर्दर इजाफा हुआ।
और आज आटे की कीमत में मजीद 10% 10 रुपए बिल्कुल आप इजाफा ठीक कर कह रही दिया हैं, है। बिल्कुल आप ठीक ये कह रही सारी हैं। टर्मोइल जो है, ये इकोनॉमिक टर्मोइल जो है, ये तभी स्टेबलाइज होगी जब जब ये सियासी टर्मोइल खत्म होगा तभी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी लगारी साहब की तरफ अब आऊं। जिससे ये सब भाग रहे हैं। सही, लगारी साहब आप क्या यही समझते हैं कि वाकई ही में ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर आप तक क्या खबरें आई हैं, ये जो बातें हो रही हैं, यहाँ जो स्टांस है इस वक्त परवेज इलाही साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से? देखिए, बातें तो वही होंगी, खबरें तो वो होती हैं जो लोग लाते हैं कि जनाब हमारे पास ये इतला है कि फलां पार्टी उसका साथ दे रही है, फलां पार्टी उसका साथ नहीं दे रही। जैसे ये आज कहा गया कि जनाब पीटीआई और काफ लीग के मुज़ाकरात सीटों के सिलसिले में नाकाम हो गए, ये बात आम तौर पर कही जा रही है। हम इसकी न तस्दीक कर रहे हैं न तरदीद कर रहे हैं, हमें इसका कोई खबर नहीं है। और जब तक कि वो असल ना कहें, अगर असल में से कोई कह देता है, कोई एक फरीक कह देता है, तो हम उसको बिलीव करें या ना करें, हमें तो बिलीव करना होगा, चाहे वो उनमें से कोई एक भी कह दे तो हम इसको बिलीव करेंगे। ठीक है जी, उनमें से कह रहे हैं एक कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि 30 सीटें कौमी की और शायद 15 सीटें सूबाई 30 सीटें सूबाई असम्बली की और 15 सीटें कौमी असम्बली की मांगी गई हैं। इसकी तरदीद किसी ने नहीं की है। चलें, ये ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तरदीद इसकी कमल साहिबा से पूछ लेते हैं, क्यों नहीं की गई, या ऐसी कोई बात है या नहीं है? कमल साहिबा क्या कहेंगी आप? देखिए जी, मुझे इस हवाले से मालूम नहीं है कि कितनी मांगी गई है, लेकिन एक बात मैं आपको याद करा दूं, अभी कुछ अर्सा पहले खान साहब ने एक वो दिया था इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने बात की थी कि हमने दूसरी पार्टी पे एडजस्टमेंट नहीं करनी, निशान एक ही होना चाहिए, यानी कि बल्ले के निशान पे ही सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, बाकी किसी और निशान पे एडजस्टमेंट्स नहीं होगी। सो काम तो चल रहा है, मामलात हैं, और जिस तरह नजीर लगारी साहब ने कहा, जब तक फ्री कैन आके क्लियर स्टांस ना दे, उससे पहले तो एजम्पशंस ही हैं, और मिसकॉन्सेप्शंस फैलाने के लिए तो बहुत सारे आपको पता है टोकरियां भी मौजूद हैं। ये आपने कमल साहिबा इससे पहले डिसइंफो लैब्स की बात की जो कि इस तरह के काम कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा हालिया इंसिडेंट है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल वजाहत करें कि परवेज इलाही साहब ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और पीटीआई की मकामी क़यादत को, कायदीन को वहां पर आने से रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है और हम यकीनी तौर पर इस बात की शिकायत खान साहब से करेंगे। तो ये फिर क्या रवैया है? यही वजह है ना कि फिर मुखालिफिन को भी मौका मिल रहा है कि वो इस तरह की बातें करें? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम है ये छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से उछाला जा रहा है। इस वक्त तो इतना बड़ा एक मामला चल रहा है, जो JIT की आई है, सारी फाइंडिंग्स आई हैं, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि कातिलों की चीखें किस तरह निकल रही हैं, और जो नवीद कत्ल करके बैठा हुआ है, यानी आलाकार बना और उसने कातिलाना हमले किए, उसका स्पोक्स पर्सन कौन बन के बैठ गए हैं? आपके मुल्क के वजीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह। वो ऐसे लग रहा है कि उनका अपना ही कोई बगल बच्चा है जिसको बचाने के लिए वो सुबह शाम बयानात दे रहे हैं। तो इस किस्म के टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि इस वक्त जब पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही साहब और PTI के पास है, और परवेज इलाही साहब बारहा और मोनिस इलाही साहब बारहा इंडोर्स कर चुके हैं कि जिस वक्त खान साहब हुक्म करेंगे हुकूमत हम खत्म कर देंगे, उसके बावजूद भी वो DPO गुजरात की आपने देखा कि बारहा बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े एंकर्स ने उनसे उस वक्त है वो इंटरव्यूज दिए कि आपने किस तरह वीडियो रिलीज कर दी, और वो बड़े धड़ल्ले से अपनी जो उन्होंने वर्दी सर सजाई हुई है उसके ऊपर वो ओथ उठाते हैं, उस पे वो एक अहद लेते हैं। तो कमल साहिबा, यहाँ पर तो सवाल फिर आप लोगों से भी बनता है ना कि जब DPO साहब ने वर्दी सजाई हुई है और उनका इतना क्लियरली नाम आ रहा है, तो कमल साहिबा वो वर्दी सजा के क्यों बैठे हुए हैं? जब पंजाब में हुकूमत आप लोगों की है, आप लोगों के साथ इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, तो फिर DPO साहब काम कैसे कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कोई क्यों नहीं हो रही? क्यों उन्होंने अपना फोन फॉरेंसिक के लिए नहीं दिया? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो सवाल सारे ही पूछ रहे हैं कि जिस हुकूमत के अंडर वो काम कर रहे हैं, अगर उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे और इतनी दीदा दलेरी है तो उनको कौन फूके दे रहा है? क्या पूरा पाकिस्तान या पूरा पंजाब चिड़ियाघर से कंट्रोल हो रहा है? मैं तो बड़ा ओपन सवाल पूछूंगी कि चिड़ियाघर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं? क्या डर्टी हैरी साहब ही हैं जो हर चीज चलाना चाहते हैं, या कौन लोग हैं? सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि कौन से वो तगड़े लोग हैं जिनकी वजह से इनको फूके मिली और इतना झूठ बोल के, और अदालतें भी उस पर फिर नोटिस। कमल साहिबा, ये वैसे ये जवाब ज्यादा बेहतर आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जो भी वो है उनके राब्ते तो सियासतदानों से ही होते हैं, वो ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसका राब्ता किससे हो रहा है और कौन इसके पीछे है, किसका हाथ मुलव्विस है। ये आप लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं नहीं नहीं, हमने तो बेहतर बताया। इमरान खान साहब ने बताया कि मेरे पे FIR काटो, उसमें नाम डालो शहबाज शरीफ का,
उसमें नाम डालो राना सनाउल्लाह का और उसमें नाम डालो का, और उसके बाद से FIR ही नहीं कटी है। हमने तो बता दिया है, खुल के बताया है, कोई एक दफा बताया है, 10,000 दफा बताया है। लेकिन अब आपका जो निजाम इंसाफ है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। उस पर सवालिया निशान इसलिए आ रहा है कि लोग जो है वो मायूस हो रहे हैं कि अगर एक शख्स के लिए जो इतना एक इन्फ्लुएंशियल शख्स है, एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, एक सिटिंग चेयरमैन है पार्टी सबसे बड़ी का, जिसकी अच्छा पंजाब मैं में आपकी हुकूमत है। तरफ कमल साहिबा वो वापस इतना भी आऊंगी। बेबस और आप लाचार फिर हो गया ये है, इस तरफ उसको इशारा इंसाफ कर रही हैं जो हालिया की बयान बात खान साहब का आया। उन्होंने कहा कि अभी भी एस्टैब्लिशमेंट में सेटअप है। जी जी मुझे आपकी आवाज जरा देर से आती, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें। ये तमाशा आम जो थाना कचहरी कल्चर है पाकिस्तान का, और बिलखसूस कचहरी कल्चर है। अभी आजम स्वाति साहब निकले, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे इतने अरसा जो बंद रखा था, तो किसके कहने पे बंद रखा था? वो 45 जो FIR सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध में कटी, वो नामालूम अफराद जरा सामने तो लाए जिनको बड़ी तकलीफ हुई कि उनके कहने पे तो 45 FIR कट गई। और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जिनकी 2 सूबों में हुकूमतें भी हैं और जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी PTI के रहनुमा साबिक वजीर आजम है, उनके कहने पे FIR नहीं कट रही क्योंकि तगड़े क्वार्टर्स जो है वो चाहते नहीं है। तो इस तरीके से ये मुल्क नहीं चला सकते। बिल्कुल आपके सवाल बजा हैं, आपके सवाल बजा हैं कमल साहिबा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगारी साहब ये क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब में हुकूमत है उनकी, अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं हुकूमत छोड़ देता। मैं कहता वो जी तो मुझे छोड़ने को तैयार है, नहीं, वो तो कह रहे छोड़े हैं कि ना, असेंबलियां खत्म करो। नहीं, अगर हुकूमत छोड़ना होती तो नहीं छोड़ी ना। हुकूमत नहीं छोड़ी है और अभी तक हुकूमत में है, उनको ये सारी सूरत हाल भी मालूम है। उनके पास ये नहीं है, इन्होंने 26 नवंबर को ऐलान किया था कि मैं जो है वो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो 26 का इंतजार क्यों किया? उन्होंने आगे की तारीख तो दी। 23 तारीख को जो है वो उन्होंने कहा कि हम जब 26 नवंबर को वहाँ कहा था इस्लामाबाद में कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने एक तारीख दी थी, ये तारीख को तोड़ देंगे, तो उसी दिन तोड़ देनी चाहिए थी, नहीं तोड़ी गई। मसला ये है कि इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया गया? आपने असम्बलियाँ तोड़नी थी उसी वक्त तोड़ देते, और आपने मौका दिया। तोड़ने पे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना तोड़ने पे क्यों हो रही है? कंसेंसस इस बात पे क्यों डेवलप हो रहा है कि तोड़ने देंगे? कमल शोधा साहबा, मैं तो आपकी गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल नहीं बात कर रहा। आप क्योंकि बड़े हैं, सीनियर हैं आप, और माशाल्लाह आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपके मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने सवाल सुन लीजिए कमल साहब का। देखिए मेरी बात यह है कि आपने भी जवाब देना है, मैंने भी जवाब देना है। सवाल पूछने की जिम्मेदारी जो है वो इन्होंने ले रखी है ना, सहरिश ने। तो सहरिश सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। चले कमल साहिबा, ये चले मैं आपका सवाल कमल साहिबा से कर देती हूँ कि भाई असेंबलियां पहले क्यों नहीं तोड़ी नवंबर में, आपने इसको क्यों प्रोलॉन्ग किया? फिर देखिए, हमने प्रोलॉन्ग नहीं किया, हमने उसकी स्पेसिफिक डेट जिस दिन अनाउंस की उस दिन, उसके बाद आपने देखा कि PDM की जमातों की बाकायदा वहां पर एक नशिस्त लगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक होनी शुरू हो गई। 6 वुज़रा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, और वो जो सिंध में सैलाब ज़दगान के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ था, वो लेके वहां से जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जरदारी साहब, वो पहुंच गए लोगों की मंडियां लगाने के लिए, और अभी तक वो पंजाब में ही घूमते पाए जा रहे हैं और पैसे ऑफर कर रहे हैं। कभी जाके चौधरी शुजात आप लोगों का नंबर पूरा हो जाएगा कमल साहिबा? आप लोग कॉन्फिडेंट हैं नंबर्स पूरे होंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है? नहीं, नंबर गेम को तो अभी साइड पे रखे हो, तो इन्होंने वापस लिया ना। टाइम आप चूंकि मुझे बहुत ये कम बताइए, है। इनको किस बात की तकलीफ है? क्यों इलेक्शंस नहीं होने देना चाहते? राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, एहसन इकबाल तो बड़े बड़े दावे करते रहे, और तो बाकी उन्होंने जो सरकारी तर्जुमान रखी हुई है कि जी इमरान खान अगर सीरियस है तो मैदान में आओ। सही, वेरी सॉरी टू से कमल साहिबा, टाइम चूंकि बिल्कुल अब खत्म होने वाला है। मैं चाह रही हूँ फाइनली लगारी साहब से कि पूछूं, लगारी साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो हालिया सिचुएशन है जिसमें आपने सुन ली बात, परवेज इलाही साहब की भी मामला अदालत में भी है। पहली बात यह है कि ये कोई तरीका नहीं है कि मैं फलां तारीख को डेट दूंगा, फिर उस डेट पर कहेंगे फलां तारीख को ये होगा। भाई आपने अल्टीमेटली 26 नवंबर को दी हुई है डेट के जी मैंने असेंबली तोड़नी है, 27 नवंबर, 28 नवंबर, उसके बाद दिसंबर आ गया। दिसंबर को किसी महीने में, किसी पहले हफ्ते में तोड़ सकते हैं, दूसरे हफ्ते में तोड़ सकते हैं, तीसरे हफ्ते में तोड़ सकते थे, उसके बाद फिर और डेट दी जाएगी। डेट के बाद जो है कहना क्या चाह रहे हैं कि क्यों नहीं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में थी और आप कहते हैं जनाब ये बैठे हुए अपना चौधरी परवेज इलाही, ये बैठे हैं मामूद। वजह भी तो होती है ना, कोई वजह नहीं होती ना, वो नहीं रखना था, नहीं तोड़नी थी असेंबली। ये हवा रखना था कि जी हम तोड़ रहे हैं, असेंबली तोड़ रहे हैं। नहीं, अब भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, अब भी ये सूरत हाल है।
बस ये एक डंडा एक सोटा लेकर रखना चाहते हैं लोगों के ऊपर भी, अवाम के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी, सबके ऊपर। नहीं, इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये प्रोग्राम सिस्टम भी इसी तरह चलता रहे, हमारा ये नैरेटिव बना रहे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं कि जी हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। पिछले 9 महीने से और कोई काम हुआ ही नहीं है, एक ही बात करते रहे। चले कमल साहिबा, कुछ कहना चाहती हैं फाइनली लगारी साहब को तो बता दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। देखिए जी, 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ ना, बाय इलेक्शन, तो उस दिन इन लोगों ने सोच लिया 50% के इलेक्शन अगले 5 साल नहीं होना चाहिए। जिस वक्त अक्टूबर में इलेक्शन हुआ और इमरान खान 8 हल्कों से अकेले जीत गए, तो उन्होंने सोचा अगले 10 साल भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारा तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। और फिर आप मुझे ये बताएं कि पिछले तो आप लकीर पीट रहे हैं, अभी क्यों ये सारे डांग डंडे लेके और अल्फियां लेके पहुंच गए कि इलेक्शन नहीं होने देना, असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। तो अल्लाह ऐलान कह रही है कि असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, देखते हैं कैसे टूटती है। और जो सिंध का सबसे बड़ा डाकू है वो पैसे लेके पहुंच गया है, वो सैलाब जदगान के पैसे लेके पहुंच गया और वो लुटाने। चले फिलहाल तो अब ये सिचुएशन है कि ये कहा जा रहा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले ले लिया जाएगा, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा तो उससे ये कि कोई कानूनी पेचीदगी अगर बाद में हुई तो वो हायल नहीं होगी। हो सकता है कि ये अदालती मामला जल्दी वाइंड अप हो जाए। जी बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहिबा और बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। और नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर के रोज़ प्रोग्राम के मुस्तकिल एंकर जमील फारूकी आपको ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।